बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में। हूँ आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करते हैं आज मुख्तलिफ मौज़ूआत की। राशन को लेकर एक बार फिर हम आपको सोपोर की कहानी सुनाएंगे। काफ़ी दिलचस्प कहानी है क्योंकि ऑनलाइन ये लोग जो है वो BPL है, लेकिन राशन APL के नाम पर एक APL के राशन कार्ड पर ये हासिल कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि जो एक्सप्लोजन एक ख़ास कैटेगरी है VIPs के लिए, एक आम गरीब को कैसे इस लिस्ट में रखा गया है, VIP कैटेगरी में रखा गया है महकमा उमूर सार्फिन की जानिब से, जबकि एक बैंक मैनेजर जो है वो BPL कैटेगरी में रखा गया है। और उसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले हम लद्दाख चलते हैं। और लद्दाख में आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गए हैं और CDS बिपिन रावत उनके साथ हैं और फ़ौज के सरबराह भी उनके साथ हैं। और वहाँ पर नीमू के मकाम पर उन्हें जो ब्रीफिंग दी गई है जो फ़ौज के आला अफसरान थे उनकी जानिब से कि किस तरह से LAC पर भारत की जो स्ट्रेटजी है कैसे उसको अमलाया जा रहा है चाइना के ख़िलाफ़ और चाइनीज़ आर्मी के ख़िलाफ़। और यहाँ पर एक तकरीब जो है वो मुनक़्क़द हुई है जिसमें वज़ीर आज़म मौजूद रहे और उन्हें मुकम्मल तौर पर तफसील के साथ उन्हें यहाँ पर तमाम तरह की जो तफसीलात है वो फराहम की गई है कि फ़ौज क्या कर रही है, आइंदा की क्या स्ट्रेटजी है, आइंदा क्या करने वाली है और फिल वक्त क्या कुछ किया जा रहा है और ज़मीन का स्टेटस क्या है, बॉर्डर का स्टेटस क्या है, उस हवाले से भी उन्हें जो है ब्रीफिंग दी जा रही है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि गलवान वैली से ये जगह जहाँ पर वज़ीर आज़म नरेंद्र पहुँचे हैं लगभग 350 किलोमीटर दूर है नीमू का जो ये मकाम है। और इससे पहले भी हम कह सकते हैं कि जो लेह टाउन है, लेह टाउन से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यह मकाम है जहाँ पर आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गए हैं। और वज़ीर आज़म फ़ौजी हॉस्पिटल में भी गए हैं और वहाँ पर भी उन्होंने जो ज़ेर इलाज फ़ौजी जवान है उन्हें उनकी इयादत की है और फ़ौज के आला अफसरान के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। अचानक जाना पड़ा और से कबल ही हम बताते चले आपको कि जो वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह उनका दौरा मुतवक्का था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं गए बल्कि उनके बदले आज वज़ीर आज़म ख़ुद इस दौरे पर लद्दाख चले गए हैं। चलो लद्दाख के बाद अब बात करते हैं वादी कश्मीर की। और वादी कश्मीर के शहर श्रीनगर के अंदर कल रात को एनकाउंटर होता है और इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट के साथ साथ एक CRPF एहलकार भी जान बहक हुआ है। और मलबा का इलाका जो कि दरगाह और सोरा के बिल्कुल दरमियान है और वहाँ पर ये एनकाउंटर कल हुआ है। लेकिन आज IGP कश्मीर जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं बल्कि जब रेतलिंग सेरेमनी चल रही थी हुमहामा में एक CRPF एहलकार की तईन, तो वहाँ पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की और उन्होंने कहा कि श्रीनगर मिलिटेंट से मुक्त नहीं है। यानी श्रीनगर मिलिटेंट्स जो है वो आते जाते हैं और उनका मानना है कि मेडिकल एड हासिल करने के लिए भी आते हैं और उसके साथ साथ अगर उन्हें कुछ पैसा भी चाहिए होता है तो उसके हवाले से भी उनका श्रीनगर आना जाना रहता है। यानी IGP कश्मीर ने आज मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी ज़िले में कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है मिलिटेंसी का तो उसका कतई ये मतलब नहीं कि उस डिस्ट्रिक्ट में मिलिटेंसी या मिलिटेंट्स मौजूद नहीं है। यानी पूरे कश्मीर के अंदर जो है ये खारिज इम्कान है कि वहाँ पे मिलिटेंट नहीं हो सकते हैं। ये IGP कश्मीर का बयान था जो आज उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए क्या उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। कल इवनिंग में श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि जहां इनकाउंटर हुआ है वहां पर 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो फिर CRP पुलिस वहां गई, कॉर्डन की। जब सर्च शुरू हुआ तो मिलिटेंट ने पहले हमारे जवान पर फायर किया जिसमें हमारे एक जवान इंजर्ड हो गए। फिर भी बहादुरी से फायर करते आगे बढ़ा और उस मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये मिलिटेंट जो है जैसा कि आप सबको पता है कि जाहिद दास है जो ISJ का अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का चीफ था। इसके अंदर 5 मिलिटेंट थे। दूसरा यावर भट्ट था जो कि पिछले 30 तारीख इनकाउंटर में मारा गया, उसके साथ और मारा गया। टोटल 3 मारे गए हैं, 2 बच गया है। ऑलरेडी ये पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग नाम लिखा दिए, प्लीज़ उसको कंसल्ट करें। 12 मिलिटेंट है, उसमें HM के 5 है, LAT का 3 है और उसमें JS मोहम्मद का 4 है। अटैक नहीं है, ये हमारे साइड से प्रोएक्टिव एक्शन था। हम लोग इन्फॉर्मेशन वाला पिन पॉइंट CRP पुलिस ने जाके कॉर्डन किया, मिलिटेंट ने फायर किया, हम लोग उसको रिटेलिएट किए। ये इनकाउंटर में मारा गया है, ये कोई अटैक नहीं है। मैंने बार बार आप लोग कहते आया कि किसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ इनकाउंटर नहीं हुआ है ये होता है, इसका मतलब नहीं वहाँ मिलिटेंट नहीं है। मिलिटेंट में हर जगह जाके छिपते हैं, अपना शेल्टर हाइडआउट बदलते रहते हैं। एट ए रन है, हम लोग इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और ऑपरेशन लॉन्च करके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। श्रीनगर ऐसा सिटी है कि जहाँ मिलिटेंट बार बार आता है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराता है,
है, कोई फंड लेने के लिए आता है, कोई फर्दर मीटिंग के लिए आता है। इसलिए यह कहना कि श्रीनगर मिलिटेंट फ्री रहे कभी नहीं हो सकता है। यहाँ मिलिटेंट आते रहेंगे, हम लोग को खबर मिलता जा रहा है, हम लोग इनकाउंटर करते रहेंगे। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। और प्रोग्राम के इब्तिदा में ही हमने फूड के हवाले से, फूड डिपार्टमेंट के हवाले से बात की थी, क्योंकि इससे पहले हमने एक स्कैंडल तशदीस किया था जिसको लेकर जो है वहाँ का जो मुतलका लूलीपुरा इलाका चाडोरा का है, वहाँ पर जो मुतलका राशन स्टोर जो चलाने वाला था मुंशी था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब तारजू सोपोर की बात आ गई है, क्योंकि वैसा ही सिस्टम यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी ऑनलाइन बीपीएल कैटेगरी में लोग रखे गए हैं, लेकिन जो उन्हें राशन कार्ड फराहम किया गया है वो एपीएल है, यानी एपीएल के कीमतों पर ये लोग यहाँ पर जो है राशन हासिल कर रहे हैं। और जो अभी तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक लगभग 60 के करीब ऐसे घराने हैं, ऐसे कुंबे हैं जो एपीएल के नाम पर अभी जो है राशन हासिल कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनकी जानिब से भी ये कोशिश की गई है लूलीपुरा की तरह, और यहाँ पर भी उनकी कोशिश है कि इस चीज़ का ऑडिट किया जाए, कि लोगों की हेल्प की जाए। क्योंकि इससे पहले भी हमने लोगों से दरख्वास्त की थी कि वो ऑनलाइन जाए और अपना नाम पोर्टल में देखे कि कहीं वो बीपीएल कैटेगरी के लोग तो नहीं हैं, और फिर उन्हें एपीएल के तहत ही उन्हें राशन फराहम की जाती है। तो वैसा ही यहाँ पर जो आरटीआई एक्टिविस्ट है डॉक्टर राजा मुजफ्फर और उनके साथ और भी कुछ दोस्त हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, और वहाँ जाकर उन्होंने तारजू में देखा, और वहाँ पर जब उन्होंने अपने लेवल पर जो ऑडिट किया उसके मुताबिक तकरीबन 60 ऐसे घराने हैं या कुंबे हैं जो ऑनलाइन जो उनकी कैटेगरी रखी गई है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब हम देखते हैं तो वो राशन एपीएल के नाम से लेते हैं। और यहाँ पर एक बैंक मैनेजर भी आया है जो रिटायर्ड है, लेकिन उनका नाम जो है बीपीएल कैटेगरी में आया है। हालांकि ये बात भी साफ हुई है कि मज़कूरा जो बैंक मैनेजर है वो राशन हासिल नहीं करता है, लेकिन उनके नाम पर अगर राशन आती है तो वो कहाँ चली जाती है, और अगर वो बीपीएल कैटेगरी में आती हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरी इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि एक कैटेगरी ऐसी हैं जो राशन हासिल नहीं करती हैं, जो वीआईपी कैटेगरी तस्वर की जाती है, एक्सप्लोजन जिसका नाम है। और माना जाता है कि इस कैटेगरी के अंदर लोगों को कोई राशन नहीं मिलता है, लेकिन डॉक्यूमेंटल जो पर्पस के लिए उनका नाम जो है इस राशन टिकट में उनका इंदराज होता है। लेकिन यहाँ पर एक गरीब शख्स है, और बीपीएल में तो ये गरीब शख्स आना चाहिए, लेकिन इसे वीआईपी कैटेगरी में रखा गया है, यानी उनके साथ जो है नारवा सलूक जो है रवा रखा गया है महकमा फूड की जानब से। इतना ही नहीं, और भी कुछ कहानियाँ यहाँ से निकल कर आई हैं। डॉक्टर राजा मुजफ्फर जो वहाँ पर खुद गए थे, और उसके साथ साथ मकामी लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। अब्दुल सुबान राथर, सनाफ हाजी अब्दुल रहीम राथर लेट तारजू। सबसे पहले मैं अर्ज करना चाहूँगा कि मेरे नाम जो चंदी है उस पर एपीएल है, लेकिन वो चंदी का ये कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं। इन्होंने मुझे एक छोटी सी कॉपी दी है, फेक राशन कार्ड है। हाँ, तो उसमें उन्होंने लिखा है ये एपीएल है, लेकिन मैंने जब वेरीफाई इसको कंप्यूटर पर किया तो वहाँ से ये मेरे नाम पर उधर से बीपीएल के राशन लाते हैं यहाँ इधर। तो अगरचे मुझे ये चाहत नहीं है कि बीपीएल का फैसला ये करें या एपीएल का फैसला ये करें, ठीक है, अगर ये एपीएल देने का ही फैसला करें, लेकिन मुझे चिंदी चाहिए एपीएल की। तो क्यों लाते हैं मेरे नाम पर ये बीपीएल की चिंदी उधर से? अगर लाए इन्होंने, कहाँ गई? तो इन्होंने अपने जेबों में डाला है। मेरे ख्याल से ये तकरीबन 1000-1500 लोगों के साथ। तो मैं सरकार से यही अपील करूँगी, इसमें एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक प्रोब होना चाहिए, फिर ट्रांसपेरेंसी इसमें होनी चाहिए। तो ये देखना चाहिए क्यों आता है उधर से बीपीएल की राशन और यहाँ लोगों को एपीएल दिया जाता है, या जो मुस्तहिक है बीपीएल का उसको क्यों नहीं दिया जाता है। तो ये हमारा मसला है। तारजू इलाका जो है बहुत ही बड़ा गांव है, तकरीबन 20,000 पॉपुलेशन वहाँ पे है। 4 पंचायत हल्के हैं वहाँ पे, तारजू A, B, C, D। उसमें हमने तकरीबन कल जो है तकरीबन 50-60 जो है वहाँ पे हमने देखे जो राशन कार्ड्स जो उनके पास जो उनको दिए गए हैं वही फेक राशन कार्ड जैसे लूलीपोरा में देते थे दिए हैं, वही कॉपी है, नोटबुक है, नोटबुक पे स्टैम्प मारी है वहाँ के जो राशन जुगाड़ का जो मुंशी है या स्टोर कीपर है। तो उसमें ये निकला कि उसमें अजीब बात निकली वहाँ पे। लूलीपोरा में तो चलिए बीपीएल को एपीएल में रखा गया था, वहाँ पे एक कैटेगरी है एक्सक्लूजन जिसको बोलते हैं। एक्सक्लूजन कैटेगरी उनके लिए है जो गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में बड़े ऑफिसर्स होते हैं, एमएलएज होते हैं, लेजिस्लेटर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनको राशन नहीं मिलती है।
अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, क्योंकि ना उनको APL ही मिलेगा राशन और BPL मिलेगा, उनको एक्सक्लूजन में आता है। उनको खाली वो राशन कार्ड दिया जाता है जिसमें लिखा होता है एक्सक्लूजन, वो डॉक्यूमेंटल पर्पस के लिए। और वहाँ पे कुछ गरीब इंसानों को, कुछ वहाँ पे गरीब लोगों को तारजू के अंदर वो एक्सक्लूजन राशन कार्ड भी दिए गए। उसमें एक जो वहाँ पे है अब्दुल रहमान राथर हैं, सन ऑफ गुलाम मोहम्मद राथर, और दूसरे हैं अब्दुल हमीद भट्ट सन ऑफ मोहम्मद रमज़ान भट्ट। इतने गरीब लोग हैं ये, इनको एक्सक्लूजन में रखा है, मतलब आपको राशन लेना ही नहीं है, फिर देते भी हैं, पता नहीं क्या करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके अलावा हमको वहाँ पे एक बैंक एम्प्लॉई मिले, रिटायर्ड बैंक मैनेजर है वो, अब्दुल सुबहान राथर सन ऑफ, ये रहते हैं जनाब सादा कॉलोनी तारजू में। ये राथर साहब जो है, अब्दुल सुबहान राथर साहब को BPL में रखा गया है ऑनलाइन जब हमने देखा ये BPL में है, और इनको APL का राशन कार्ड देते जो दिया है, और ये राथर साहब बता रहे हैं भाई मुझे BPL जरूरत ही नहीं है। उसके अलावा अब्दुल रहमान भट्ट हैं, उनको दिया गया है APL राशन कार्ड, जबकि हमने ऑनलाइन चेक किया उसमें निकला वो BPL। तो ये तो बड़ा ही स्कैम निकल रहा, हर जगह पे आ रहा है। तो मैं आपकी चैनल की वसादत से, हुकाम से गुजारिश करूंगा, आपकी चैनल की वसादत से डिस्ट्रिक्ट जो डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला के उनसे भी गुजारिश करूंगा, उसके अलावा जो फूड डिपार्टमेंट के बाकी अफसरान हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा इस पे प्रोब किया जाए, और न कि खाली बारामूला या बड़गाम में प्रोब किया जाए, बाकी जगहों पे प्रोब किया जाए, क्योंकि हम जो है कहाँ तक पहुँच सकेंगे है। इसीलिए गुजारिश करता हूँ आपकी चैनल की वसादत से, हुकाम से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एंटी करप्शन ब्यूरो से, क्राइम ब्रांच से, कि इसकी तहकीकात की जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैंने इसका तखमीना लगाया है पूरे स्टेट में, ये जो स्कैम है कम से कम 800 करोड़ से लेके 1000 करोड़ का स्कैंडल है ये। तो इस पे जो है सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए नाज़रीन, ये तारजू सोपोर की कहानी है, और इससे पहले लूलीपुरा चाडुरा की कहानी थी। और उस मामले में जब हमने कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ वो मामला उठाया, और उसके बाद हमें यकीन है कि उस पर अब कार्रवाई भी हो गई होगी, क्योंकि रिपीट चले नाज़रीन, ये तो तारजू सोपोर की कहानी थी, क्योंकि यहाँ पर लोगों का इल्ज़ाम है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है फूड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, और उनका मानना है कि अगर ऑनलाइन उनका नाम BPL है तो फिर वो APL की कैटेगरी के हिसाब से राशन क्यों हासिल करें। इतना ही नहीं, और भी कहानियाँ इस तारजू सोपोर से निकल कर आई हैं, और हमारा यकीन है कि ये सिर्फ तारजू और लूलीपुरा की बात नहीं है, बल्कि पूरे J&K में ये चीज़ें हो सकती हैं। और इस पर लोगों को खुद मुतहरिक होना होगा, पोर्टल पे जाना होगा। भले ही 2G से अभी सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी आपका नाम जो आप एक्सेस कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में हैं। और जो लोग एजुकेशनली थोड़ा सा बैकवर्ड है, मुझे लगता है कि जो बाकी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें उनकी सहायता कर लेनी चाहिए, जिस तरह से ये RTI एक्टिविस्ट ऐसे लोगों की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम सबको एक कलेक्टिव जिम्मेदारी समझते हुए ऐसे अफराद की जो है मदद करनी होगी, ताकि हम देखें कि उन्हें क्या, जो मुस्तहिक लोग हैं, क्या उन तक वो राशन उसी रेट पर या उसी कैटेगरी के हिसाब से मिलती है जो ऑनलाइन उनकी है, या उनके साथ कोई नारवा सलूक जो है रवा रखा जा रहा है। क्योंकि लूलीपुरा का जो मामला हमने उठाया था और उसके बाद अपनी नशरियात में चलाया था, और अभी तक उस हवाले से एक तहकीकात जो है वो चल रही है। और अगर ज़राए का हम भरोसा करें, क्योंकि इस स्टोरी के पीछे मैं भी काफ़ी शिद्दत के साथ फॉलो कर रहा हूँ, और अभी तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है तो इसमें 9 अफसरान के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई होगी, उनकी निशानदेही हो गई है, और बहुत जल्द इस हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कमिश्नर सेक्रेटरी फूड इस सूरत हाल का जो है वो खुद जायज़ा ले रहे हैं, और उन्होंने खुद इस चीज़ को मॉनिटर पर रखा हुआ है। और जो तहकीकाती कमेटी जो बनाई गई है, हमें इतलात है, हालांकि अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन हमें इतलात है कि 9 अफराद के खिलाफ या 9 अफसरान के खिलाफ, या जो 9 लोग महकमा फूड के अंदर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत जल्द कार्रवाई अंजाम दी जाएगी, और उनकी निशानदेही हो चुकी है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि लूलीपुरा जैसे मामले के साथ अब जो तारजू सोपोर का मामला भी है, इस पर भी हुकूमत जो वक्त की है, या महकमा फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट जो है उनकी जानिब से, उस पर भी अब जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चले नाज़रीन, हम इंसाफ और नाइंसाफ़ी की बात करते हैं। खयार अनंतनाग जो कि मटन ब्लॉक के अंदर आता है, यहाँ पर रियाज अहमद हजाम नामी एक शख्स है, जिसकी तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं।
یہ شخص ابھی पंचायत घर में रह रहा है और जहां तक हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे फिदा हुसैन का ताल्लुक है, जिन्होंने इस शख्स के साथ बात की है, लगभग 2 साल से ज़ायद वक्त से ये शख्स जो है यहाँ के मकामी पंचायत घर में रहते आया है। इसका मकान नहीं है, काफ़ी बोसीदा है और रहने के काबिल नहीं है, शायद उसे अनसेफ भी करार दिया गया है। 4 जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन पर ये घराना मुश्तमिल है और आज हम देख रहे हैं कि ये सरकारी बिल्डिंग के अंदर रहने के लिए मजबूर है। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना भी काम कर रही है और पूरे जम्मू कश्मीर में वो भी लागू है और उसके साथ साथ जो ब्लॉक डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनकी जानब से कुछ SBM पॉइंट्स भी दिए जा रहे हैं। लेकिन ये जो घराना है ये दोनों चीज़ों से महरूम है। ना ही इसे इंदिरा आवास योजना के तहत लाया गया है या जिसे आज प्राइम मिनिस्टर आवास योजना कहते हैं, और ना ही उन्हें कोई SBM पॉइंट दिया गया है। इनसे जो अच्छे लोग हैं माली तौर, उन्हें तो ये सारी चीज़ें मुहैया हुई हैं, लेकिन जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनकी कारकर्दगी पर ज़रूर सवाल उठाए जा सकते हैं कि आखिर ये रियाज अहमद हजाम नामी जो शख्स है 2 साल से अगर सरकारी बिल्डिंग में रह रहा है, क्या उनके लिए स्कीम नहीं थी? क्या यही वजह है कि ये बेचारा अब मजबूर हो गया कि सरकारी इमारत में रहने के लिए? क्या हमारा समाज या जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, क्या उनका क्राइटेरिया यही है कि पहले उनको यहाँ पर रहने दिया जाए और उसके बाद वो उनकी मावनत करेंगे, या उन्हें भी किसी की सिफारिश चाहिए थी? क्या आम लोगों को ये चीज़ें नहीं मिल सकती हैं? क्या इस शख्स ने अगर कई बार कंसर्न डिपार्टमेंट को भी अप्रोच किया है तो क्या वजह है कि इसकी जो रुदाद है आज तक नहीं सुनी गई है? बिलाखिर इन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के फिदा हुसैन जो कि अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे हैं, उनके पूरे साउथ कश्मीर को देख रहे हैं, उनके साथ जब बात की और उसके बाद ये कहानी हम न सिर्फ आपके सामने ला रहे हैं बल्कि हम हुक्काम के सामने भी ला रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद अकबर हजाम, खयार रोजन वाल। अस गई यमिस बस ना वारिया काल, अमिस गो 1.5 वरी पंचायत में बसान। गवर्नमेंट वन दोह दिवान मा दिवान ना कहें, मगर अमिस मुश्किलात सोचान कह अम बचो वो पन अयाल तो ब्यूट वो बे जाए बुझ। हाँ, गवर्नमेंट बिल्डिंग मज पंचायत मज बसान वनकस। बस रोजान खयार। अस गई 2 वरी मकानस मन नीरमिस। दिस चेयरमैन साहबन यह मेहरबानी, अम्स नौकर हाजिर, अम दिस तक जाय रोजन खतर 2 वरियन खतर। वो यी मंगान क्या कह हेल्प गसन। मे मोल बेमार, मे पे मोल बेमार क्या ना पे मे मोज बेमार, सह कर अंदर अम टेंशन खत्म। अवे पे तुम 2 बेमार। खाली बस यी मंगान अस क्या मदद गसन। मैं तो पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं BDC ब्लॉक खुबरीपोरा अब्दुल मजीद भाट हूँ। मैं तो यहाँ का ही रहने वाला हूँ जहाँ आप इस वक्त खड़े हैं। यहाँ मुझे बहुत से मसाइल है। ये फलंग एरिया है, पहाड़ी इलाका है, गुजर बस्ती ज़्यादा है, हर कोई गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं 7 महीने से BDC बना हूँ, मैं तो सर्वे हर हल्के में कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं अपने इलाके हूँ। रियाज की पोजीशन आपने खुद देख ली। मुझे भी तरस आ गया, मैंने उसे फिर पंचायत घर में बसाया क्योंकि यहाँ उसके अयाल को और उसको भी खतरा था। इसलिए मैंने फैसला किया कि पंचायत घर मेरा खाली है, मैंने उनको वहीं बिठाया ये सोच कर कि उसको खतरा है। कब तक मिलेगा? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में PMY दूंगा क्योंकि ये उसी के लायक है। अगर मेरी PMY का लिस्ट सैंक्शन होगा तो मेरी प्रायोरिटी जो होगी वो फर्स्ट रियाज अहमद हजाम की होगी। चलिए नाज़रीन, खयार अनंतनाग का ये इलाका और बिल्कुल आंखें नम करने वाले ये विजुअल्स थे। और जो ये बच्ची बात कर रही थी, उनका मानना था कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, यहाँ तक कि कंसर्न महकमा जो है वो भी यहाँ पर आया है। सेंसस के अंदर भी इनका नाम आया है साल 2011 के, लेकिन फिर भी उन्हें जो बेसिक मुराद है वो उन्हें नहीं दी जा रही हैं। इसी वजह से जो है ऐसे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन कब तक ये नाइंसाफ़ी चलेगी? इनके फ़ोटोज़ भी उठाए गए हैं, हर कोई आया है, हर किसी ने विज़िट किया है। क्या वो इनसे भी रिश्वत तलब कर रहे हैं? हम गवर्नर इंतज़ामिया के नोटिस में ये चीज़ लाना चाहते हैं कि जब आप ये दावा करते हैं कि हम गरीब लोगों की मावनत करते हैं, गरीब लोगों की सहायता करते हैं, तो क्या ये रियाज अहमद हजाम नामी शख्स गरीब नहीं था कि अब ये सरकारी बिल्डिंग पर रहने के लिए मजबूर हो गया है? क्या आपके शासन में भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं? आज तक तो जो पुरानी सरकारें हुआ करती थी, जो डेमोक्रेटिक या जमहूरी सरकारें हुआ करती थी, उन पर तो ये इल्ज़ामात लगाए जाते थे कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। लेकिन जब अब गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौर में भी ये चीज़ें होती रहेंगी तो फिर किन से आप पूछेंगे? तो फिर कौन इंसाफ फराहम करने वाला है? चलिए, हमारी ये कोशिश थी कि हम आपकी नोटिस में, आपकी नज़र में या महकमे की नज़र में ये चीज़ें लाए और इस उम्मीद के साथ
कि अब रियाज अहमद हजाम नामी शख्स जो है ज़्यादा देर तक इस सरकारी बिल्डिंग में रहने के लिए मजबूर नहीं हो जाएंगे। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करते हैं एजर बोनियार बारामूला की। और यहाँ के लोगों ने आज एहतजाजी मुजाहरा किया और उनका मानना है कि यहाँ पर अगरचे एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद मकामी आबादी नासा पानी पीने के लिए मजबूर है, क्योंकि मकामी लोगों का मानना है कि जो महकमा है वो ठीक तरह से उन्हें पानी का जो सप्लाई है वो ठीक तरह से नहीं पहुँचा रही है, क्योंकि पानी ही साफ नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें गुनागुन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये बुनियार के लोगों का या जो ये मुतल्लिका इलाका है उनके लोगों का ख्याल है। उन्होंने आज हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट के साथ बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। इस टाइम 5000 लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। इससे पहले इन लोगों के पास 8 साल से इन लोगों को एक गलत फहमी में रखा गया सबको कि उनको फिल्टर पानी मिल रहा है, फिल्टर पानी, और ये वाकई एक हेडलेस स्टेट है। इस टाइम आप एसडीएम को फ़ोन करें, इस टाइम आप डीसी साहब को फ़ोन करें, तहसीलदार साहब को फ़ोन करें, वो अपने एसी और कंफर्ट जोन के रूम से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पिछले 6 दिन से इजारा बोनियार विलेज में पानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के टैंक्स में फिल्ट्रेशन प्लांट के नाम पे जो लोगों को पिछले 8 साल से इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, ये कहा कि आप फिल्टर और अच्छा पानी पी रहे हैं, उसमें चूहे, बिल्लियाँ, कव्वे, ये सब चीज़ें मिली हैं। गोबर, कल हमें वहाँ गोबर भी मिला है। जब हमने आवाज़ उठाई, हमने कहा कि इसको साफ़ करें, आप हमें फ़िल्टर पानी दें। ये बहुत बड़ा स्कैम और घोटाला है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, पीएचई डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर्स मिले हुए हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम है। सिर्फ हमारे गांव में नहीं, आपके उड़ी के हर गांव में जाइए और वहां देखिए कि वहां पर फिल्ट्रेशन के नाम पे लोगों को डायपर वाले, चूहे बिल्ली जहां पर मरे हैं, साबुन से जो जहां पर साबुन यूज़ किया गया वो पानी पिला रहे हैं। फिल्ट्रेशन के नाम पे पूरा घोटाला और स्कैम है। गोडनुक आइटम चनच त्रेश। चनच त्रेश अम कस्म कि अमो बनो आज ब्रो 8 वरी फिल्ट्रेशन प्लांट। फिल्ट्रेशन प्लांट सिर्फ नाव, अत मज वुच यह दुनिया कैसा यह गंदगी यह अत मज गम जमा। जनाब युथ डिपार्टमेंट युथ सूर, आज ब्रो 3 वरी अमो कोर्मुत यह पे कन चैम्बर खतर टेंडर। 3 वरी गई ठेकेदारस अलाट गमत, 3 वरियन मज हेक नमो ठेकेदारस वनित कि दित यह चैम्बर बन, यह दित बन। हर वक्त हर टाइम कोर रुजू डिपार्टमेंटस कुन कि दी तो यह साफ आब। तुम यम सात वन तुम दियो आब, तुम दपान तुम करो एग्रीमेंट। दपान अगर तुम एग्रीमेंट करान तेल दियो फिल्ट्रेशन कर आब, करो तुम एग्रीमेंट। तुम सह मान खतर तैयार कहें। कुछ जाए बाथरूम हूं आब सह गसान, यह लेट्रिन हूं आब सह गसान ये नालस मज, यह कैसा डायपर गंदगी, कोकुर मार कह, चारवे मार कह, सह गुछ ये नालस मज। जनाब चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त स्पेशल रिपोर्ट अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी के साथ, और अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, जो मोबाइल एप्लीकेशंस पर पाबंदी हुई है। हमने देखा कि शेयर इट और उसके साथ साथ टिकटॉक और बहुत सारी यानी 59 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको भारत सरकार ने हिंदुस्तान में उसके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। यहाँ तक कि ये एप्लीकेशंस अब गूगल स्टोर में भी नहीं मिल सकती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे शेयर इट की, तो शेयर इट एक ऐसी एप्लीकेशन थी जो तकरीबन हर किसी फ़ोन में, हर किसी एंड्रॉयड फ़ोन में आज तक इंस्टॉल की गई थी, क्योंकि इस ज़रिए से, इस शेयर इट के ज़रिए से आप इजीली एक फ़ाइल दूसरे फ़ोन तक शेयर कर रहे थे। लेकिन अब जबकि इस पर पाबंदी आ गई है, अब हम एक ऐसी एप्लीकेशन या एक एप्लीकेशन बनाने वाले शख्स को आपसे मुतारिफ कराएंगे। इनका नाम टीपू सुल्तान है और ये ज़िला बडगाम के चाडूरा इलाके का रहने वाला है। एक होनहार और नौजवान जो ये नौजवान है, इनके साथ हमारी टीम ने बात की, जाहिद मलिक ने उनके साथ बात की और पता चला कि उन्होंने शेयर इट का अल्टरनेट बनाया है, यानी जो फाइल शेयर टूल है वो उन्होंने बनाया है, जिसके ज़रिए आप शेयर इट का काम जो है वो ले सकते हैं। टीपू सुल्तान के साथ हमारे नुमाइंदे ने, जाहिद मलिक ने बात की और इस एप्लीकेशन के कैसे फ़ायदे हैं और ये कैसे शेयर इट से डिफरेंट है और इस एप्लीकेशन में क्या कुछ खास है, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम है टीपू सुल्तान वानी, मैं चाडूरा से बिलोंग करता हूँ। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है फाइल शेयर टूल, जो आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है ये ऑल्टरनेट है, आपने सुना ही होगा जो शेयर इट है।
जो, और वो रिसेंटली बैन हो गई है, जो चाइना की शेयर इट एप्लीकेशन है उसी का ये ऑल्टरनेट है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें मैं आपको मतलब जो इसमें मेन फीचर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप कोई भी आपको फ़ाइल शेयर करनी होगी, चाहे वो वीडियो फ़ाइल हो, MP4 फाइल हो, या आपके म्यूज़िक्स होते हैं, मूवीज़ होते हैं, वो आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, आपका एंड्रॉयड हो या चाहे कोई भी आपका डिवाइस हो, उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसमें एक फ़ायदा है कि आपकी ये जो फ़ाइल है ये विद इन सम सेकेंड्स, और डिपेंड करता है कितनी बड़ी फ़ाइल हो। हाँ, इसमें हमें बहुत टाइम हो गया काम करते हुए, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें पहले हमें ये जो कोडिंग होती है इसकी, तो वो हमें करनी पड़ती है। तो इस टाइम तो ये कंप्लीट है। कोई भी आप प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, वहाँ पे फाइल शेयर टूल, वहाँ पे आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप ये बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप इसमें पहले शेयर इट में क्या होता था, अगर आपको कोई iOS होता है या आपका, आप देखिए एप्पल फ़ोन है आपका, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती थी, उसमें आपको मतलब शेयर अगर हम करते थे, कोई भी फ़ाइल अगर कोई भी शेयर करते थे उसमें प्रॉब्लम होती थी। लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कोई भी डिवाइस हो आपका, आप इजीली इसमें कोई भी फ़ाइल शेयर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आम लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है ये। आप जा सकते हैं प्ले स्टोर में, तो बिल्कुल आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप देखिए, चाहे आप ऑफिस में हों या आपके कलीग्स हों, आप देख सकते हैं कि इस वक्त कितनी इम्पॉर्टेंट होती है चाहे जो भी एप्लीकेशन। इस वक्त तो आपको पता है कि इट्स एज ऑफ एप्लीकेशन। हाँ बिल्कुल, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ जो हमारे JNK के लोग हैं। ये जो एप्लीकेशन है ये मेड इन कश्मीर एप्लीकेशन है, तो हम चाहते हैं कि आप भी हमें ताउन दीजिए, ये आप एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कीजिए, ताकि हम भी अपनी जो कौम है उनकी खिदमत कर सकें। और आइंदा भी कोई भी प्रोजेक्ट हो तो हम चाहते हैं कि लोगों की उससे बेहतरी हो। चले नाज़रीन, ये था एप्लीकेशन जो कि शेयरिट का मुतबादिल है, अल्टरनेट है, और इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। टोटल मेड इन कश्मीर है, और इसको आपको भी चाहिए कि आप इस एप्लीकेशन को फ़रोग दें, आप भी अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है और चाइना की एप्लीकेशन के मुकाबले में भी ये एप्लीकेशन आई हैं। तो हम पर भी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसके बाद अपने मुल्क को या जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन करें, और जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दिस सोसाइटी, इसमें भी हम जो है शरीक रहें। चलिए नाज़रीन, ये था आज का शुमारा, यानी आज का स्पेशल रिपोर्ट, और इसके साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।